हमारी गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज स्कार्स हैं। सोच के देखिए, अगर सरकार के पास बहुत से रिसोर्सेज हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो भाई इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हो, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स हो, हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पूरा सिरा हो, पूरा बहुत ज्यादा बढ़िया हो। ये कंक्रीट की रोड्स की बजाय है ना, एकदम ग्रेनाइट की सड़कें हो। हम स्कूल है ना स्कूटी से आने की बजाय हेलीकॉप्टर में छू छू करते। कितना क्यों? क्योंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है, सरकार सभी लोगों को पैसा लुटा रही है। तो क्या ये सब पॉसिबल है? क्या ये रियलिटी है? नहीं। द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों क्यों ऐसा सब कुछ पॉसिबल नहीं है? क्यों इतने बढ़िया बढ़िया स्कूल्स नहीं हो सकते हैं? क्यों इतने बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल्स नहीं हो सकते हैं? द मेन रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो हैव स्कार्स रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज की कमी है। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज करती है कि सोसाइटी का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो इतना पढ़ के हमें क्या सीखने को मिला कि चाहे कंज्यूमर है, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे गवर्नमेंट है, सभी के पास रिसोर्सेज कम है। कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज करता है कि उसे क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर यूटिलाइज देयर मिनिमम रिसोर्सेज, their scarce resources in such a manner that they get maximum profit, and government utilize their limited resources in such a manner that society get maximum social welfare. देखिए आगे, थर्ड पॉइंट इज, यही पे बात नहीं रुकी है। ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है, फिर भी हम गाड़ी चला लेते, लेकिन ये थर्ड पॉइंट ने मेन प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। द मेन प्रॉब्लम इज, एक तो रिसोर्सेज कम है, दूसरा रिसोर्सेज हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज कम होते शायद हम फिर भी गाड़ी चला लेते, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारे पास एक तो रिसोर्सेज कम है, दूसरा वो जो कम रिसोर्सेज हैं उनके आगे अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है? डिफरेंट यूजेस। कैसे? एग्जांपल बताता हूं, देखिए। मान लीजिए कोई हमें से कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपके पास 100 रुपी है। ठीक है, सोच के देखिए, अपने अपने आप पे बात ले लीजिए। ठीक है, 100 रुपी आपके पास, उस 100 रुपी का है ना, घर से निकले, पेरेंट्स ने 100 रुपी लिया कि भाई आज मेरे को 100 रुपी चाहिए। मैंने इकोनॉमिक्स का, सर ने कहा था कि भाई इकोनॉमिक्स का आपको रजिस्टर लेके ही आना है। ठीक है भाई, 100 रुपए वाला मुट्ठा सारा लगाना है, तो ठीक है भाई रजिस्टर लाना है। वो घर से निकला है, बैठ गए, स्कूटी पे चल दिए। एक रजिस्टर लाना था, स्कूल आके आपको याद आया, ओहो कल तो स्कूल वालों ने कहा था, मनदीप मैम स्पेशल क्लास में अनाउंस करके गए थे, जिन्होंने कोई टेस्ट होना है मान लीजिए स्कूल में, जिन्होंने टेस्ट देना है कल हर हाल में वो हमें 100 रुपी सबमिट करा दीजिए। ओफो क्या करें, अब नोटबुक नहीं लेके गए तो सर कहेंगे कि क्या बात भाई, इतने दिन हो गए नोटबुक लाते, क्यों नहीं लेके आए, लास्ट वार्निंग दी थी। दूसरा, मनदीप मैम आके कहेंगे, मनदीप मैम को क्या जवाब देंगे कि भाई फीस क्यों नहीं लाए, टेस्ट भी मैंने जरूर देना है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्कूल वाले। तीसरा क्या हुआ, जल्दबाजी में क्या किया, 100 रुपए के चक्कर में, पेरेंट्स से पैसे लेने के चक्कर में टिफिन तो घर पे ही रह गया। पापी पेट का सवाल है, मैंने भाई मेरे लंच भी करना है। 100 रुपी तो क्या आता है 100 रुपए का आजकल। अब समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये 100 हमारा क्या हुआ, रिसोर्स के हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 100 रुपए हैं। ये हमारी क्या हुई, अनलिमिटेड वांट्स, नोटबुक भी चाहिए, टेस्ट फीस भी चाहिए, लंच भी करना है। और यही 100 रुपए के क्या हुए, ऑल्टरनेटिव यूजेज। भाई ये 100 रुपए के साथ हम नोटबुक भी ले सकते हैं, ये 100 रुपए के साथ फीस भी आ सकती है, और ये 100 रुपए के साथ हम लंच भी कर सकते हैं। तीनों पे 100 रुपए ही लगेंगे, 100 रुपी ही लगेंगे, इससे कम या ज्यादा की कोई बात नहीं है। These are the alternative uses of scarce resources के ये 100 रुपए के साथ लंच भी हो सकता है, टेस्ट भी भर सकते हैं, और नोटबुक भी खरीदनी है। चाहिए कितने, 300 रुपए, लंच 100 रुपए का, टेस्ट फीस 100 की और नोटबुक 100 की। हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 100 रुपी। अपने अपने मन में फटाफट सोचिए, 10 सेकंड देता हूं आपको कि आप इस 100 रुपी का क्या करोगे। आप लंच करोगे,
टेस्ट फीस भरोगे आप या नोटबुक खरीदोगे आप? कुछ भी। हर बंदे ने अपनी अपनी तरफ से सोचा होगा। कोई मेरे जैसा कहेगा पापी पेट का सवाल है भाई लंच करेंगे, कोई कहेगा नहीं फ्यूचर का सवाल है मसा मसा टेस्ट आया है वो टेस्ट बनेंगे, कोई कहेगा नहीं भाई सर को इतने दिन हो गए कहते मेरे है ना भी मैं तो रजिस्टर लेके जाना है। मतलब हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ 100 रुपये हैं, चाहिए कितने ने 300। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हम चूज करेंगे। मतलब हमने यहां पे क्या करेंगे, चॉइस। क्या करेंगे, चॉइस। वही बात आ गई, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस। कि भाई ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ये इस बार कर लो, ये अगली बार कर लेंगे, ये सामान इस बार खरीद लो, ये सामान अगले महीने खरीद लेंगे। कंज्यूमर कंज्यूमर अपनी चॉइस कैसे करता है, कंज्यूमर रिसोर्सेज को कैसे खर्च करता है, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट हो, सरकार मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। मतलब जब हमारे पास वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारी स्कार्स हैं, ऑल्टरनेटिव हमारे यूजेस है रिसोर्सेज के, तो हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस। अब ये ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं, हमने चॉइस क्यों की, क्योंकि भाई हमारे पास स्कार्सिटी है। अगर यहाँ पे मेरे पास 100 रुपये की बजाय 300 होते तो मेरे को कोई दिक्कत आती, बिल्कुल भी नहीं। मैं लंच भी करता, मैं स्कूल में टेस्ट भी भरता और मैं नोटबुक भी लेता। लेकिन ये समस्या क्यों क्रिएट हुई, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, बिकॉज मेरे पास सिर्फ कितने हैं, ओनली 100 रुपये। चॉइस की क्योंकि स्कार्सिटी है। चॉइस का मीनिंग पता है, सिलेक्ट वन अल्टरनेट फ्रॉम मैनी। बहुत सारी ऑप्शन में से सिर्फ कोई एक ऑप्शन को चूज करना, वो क्या होती है, हमारी चॉइस। अब देखिए चॉइस क्योंकि क्योंकि स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी है इसी वजह, यही हमारी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, wants are unlimited, resources are scarce and resources have an alternative uses। चॉइस क्योंकि क्योंकि स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी है यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स हमें बताती है, इकोनॉमिक्स हम, अब पता चल गया आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट लेक्चर में हमने वर्ड यूज किया था कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सब हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सब हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट लेवल पे, टोटल लेवल। चॉइस चॉइस क्यों करनी पड़ी, क्योंकि स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी है यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसी वजह से, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि कैसे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं प्रॉब्लम्स के, कि कैसे हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को इस मैनर में यूटिलाइज करें कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले, प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट ले, और हमारी गवर्नमेंट को मैक्सिमम सोशल, हमारी गवर्नमेंट लोगों का मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कर सके। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये बन गई हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। व्हाट इज एन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ध्यान से समझना, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम इस बात के ऊपर फोकस करते हैं, ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को इस हिसाब से मैनेज करते हैं, अच्छे से मैनेज करते हैं, कैसे, इन सच अ मैनर दैट आवर इकोनॉमिक गेन्स आर मैक्सिमाइज, हमारे जो इकोनॉमिक गेन्स हैं वो मैक्सिमाइज हो सके एट माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल पे हमारे इकोनॉमिक गेन का मतलब क्या है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्रो लेवल पे हम किसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इकोनॉमिक गेन मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। फिर से समझिए, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट मैटर है जिसमें हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि भाई हमारे इकोनॉमिक गेन्स
मैक्सिमम हो सके, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और गवर्नमेंट को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. दिस इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ आवर इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी. सर यस, आप बहुत बार वर्ड यूज कर रहे हो, कई बार वर्ड यूज किया है. आपने ये भी बताया था कि 12th में हमें इंडियन इकोनॉमी आएगी, है ना. इकोनॉमी होती क्या है? शायद आपने 9th 10th में भी ये वर्ड सुना. व्हाट इज एन इकोनॉमी? देखिए, इकोनॉमी इज अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया. इकोनॉमी का एक सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है. स्प्रेड माने फैला होना. पर्टिकुलर एरिया का मतलब यहां पे बताता हूं क्या है. पर्टिकुलर एरिया मतलब कोई खास एरिया. वो एक विलेज भी हो सकता है, कोई सिटी भी हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकता है और कोई कंट्री भी हो सकता है. इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है. वो पर्टिकुलर एरिया कोई भी हो सकता है, विलेज हो सकती है, सिटी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, स्टेट हो सकती है और कंट्री हो सकती है. That reveals the nature and level of economic activities in that area. इकोनॉमी हमें क्या बताती है कि भाई उस पर्टिकुलर एरिया में नेचर एंड लेवल कौन कौन सी और कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी समझिए कौन कौन सी होती हैं. कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. कंजप्शन पता है, प्रोडक्शन पता है, इन्वेस्टमेंट पता है. एक्सचेंज क्या होती है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज. तो इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है. उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हमें यह पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी और कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं. माने उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी कंजप्शन हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितनी एक्सचेंज. सर हम ये क्यों देखेंगे कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी कंजप्शन हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी एक्सचेंज हो रही है? सुनिए, ये सब हमें क्या शो करता है? इट शोज हाउ पीपल ऑफ कंसर्न एरिया ऑन देयर लिविंग. ये हमें ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के लोग, उनका जो लिविंग का सोर्स है, अर्निंग का सोर्स है, क्या है, कैसे है, कहां से उनका पैसा आता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है. सर ये कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज कैसे बता सकती है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? देखिए, इंडिया की बात करते हैं, कंट्री लेवल पे बात करते हैं हम. पर्टिकुलर एरिया हमने क्या अज्यूम कर लिया? तो भाई क्या बताएगी इंडिया की इकोनॉमी कि भाई इंडिया में कितनी कंजप्शन हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितनी एक्सचेंज हो रही है. जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी कंट्री को कौन सी इकोनॉमी कहा जाता था? हमारी कंट्री को कहा जाता था एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का मतलब क्या है कि उस समय में, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो आप, कि भाई इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी कंट्री में लगभग 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे. यहां पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूं, इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी कंट्री की 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी. 85% लोग गांवों में रहते थे और लगभग 72% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट. इसी वजह से हमारी इकोनॉमी को क्या कहा जाता था? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. और बात सुनिए, कोई भी कंट्री अगर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री क्या है? टोटली बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड कंट्री है, पुअर कंट्री है. वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, वहां पे इनकम सोर्स बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है. तो यही कुछ था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी कंट्री में. बट रुकिए, एट प्रेजेंट वी आर एमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. अब हम क्या हैं? एमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. मतलब हम धीरे धीरे इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. फुली इंडस्ट्रियल नहीं बने हैं हम, बैकवर्ड इकोनॉमी से निकले जा रहे हैं और डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, कहीं बीच के रास्ते में है.
फुली इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं? जैसे अमेरिका, जापान, ये फुली डेवलप्ड कंट्रीज है। इंडिपेंडेंस के टाइम में हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे, बैकवर्ड थे, लेकिन अब हमारी धीरे धीरे करके पोजीशन अच्छी होती जा रही है। ये था हमारा कंसेप्ट इकोनॉमी। द लास्ट कंसेप्ट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, और इसे हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह लो, पॉजिटिव स्टेटमेंट कह लो, या पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस भी कह सकते हैं। एक ही बात है ना, कुछ भी वर्ड यूज कर लो। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, यहां पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, एक ही बात है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो थ्री नेम्स हो गए हमारे पास। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह लो, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कह लो, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कह लो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कह लो, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कह लो, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कह लो, एक ही बात है। ये होता क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? ऑल इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटिंग विद पास्ट एंड प्रेजेंट। जब हम कोई भी हमारी इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पास्ट और प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, तो भाई हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट की, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। जैसे ध्यान से समझना, मैं आपको यह कह रहा हूं पास्ट और प्रेजेंट से रिलेट करने का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में मान लीजिए हमारी कंट्री में 60% लोग पुअर थे, अब हमारी कंट्री में 27% लोग पुअर हैं। प्रेजेंट की बात की कि कितने परसेंट लोग पुअर हैं? 27। पास की बात की कितने परसेंट लोग पुअर थे? 60%। तो ये कौन सी स्टेटमेंट होगी? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मैंने की बात की है व्हाट इज क्या है, व्हाट वाज क्या था। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सिर्फ बातें कर रहे हैं भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब किसका पार्ट है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम प्रॉपर फैक्ट्स की बात करते हैं, प्रॉपर डाटा की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको डाटा के साथ एग्जांपल बताई थी कि आज हमारी कंट्री में 27% पीपल पुअर हैं, लेकिन पास्ट में हमारी कंट्री में 60% लोग पुअर थे। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कहीं का डाटा, बात क्या कर रहे हैं हम? ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं चाहूं तो मेरे 95% आ सकते हैं। भाई आएंगे नहीं आएंगे क्या पता है, फ्यूचर का डाटा तो नहीं हो सकता, है ना। मतलब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स का हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। देखिए, है ना, जुड़ रहे हैं कंसेप्ट आपस में, क्योंकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल होता है। इसी वजह से हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अभी अभी वेरीफाई कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। वेरीफाई क्यों करना है? कि भाई जो अभी अभी बात की है क्या वो सच है या गलत है। जैसे अभी मान लो मैंने आपको कहा कि भाई हमारी कंट्री में आज के टाइम में 27% लोग पुअर हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारी कंट्री में 60% लोग पुअर थे। कंपैरिजन हो रहा है, वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन कब कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल है। अगर आप वेरीफाई करोगे, जब हम वेरीफाई करेंगे, अगर तो मेरे द्वारा कही गई बात बिल्कुल सच निकल आई कि भाई आज 27% पुअर है, पहले 60% पुअर थे, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुई बिल्कुल ट्रू की। अगर ये डाटा गलत हुआ, डाटा तो है, अगर ये डाटा गलत हुआ तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स की। मतलब जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, वो ट्रू की भी हो सकती है और फॉल्स की भी हो सकती है।
ट्रू की कब होगी? जब डाटा एक्चुअल में वेरीफाई हो गया। फॉल्स की कब होगी? जब एक्चुअल में डाटा वेरीफाई नहीं हुआ। जैसे आप मेरे पास आए, मान लीजिए मैंने पूछा कि बेटा आपके 9th क्लास में कितने मार्क्स आए थे या 10th में कितने आए थे, आप 10th की है ना, तो आप कहते सर 90%। मैंने कहा बेटा मार्कशीट लाके दिखाना। अगर तो मार्कशीट में 90% हुए तो ये क्या हुआ? ट्रू की पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ट्रू की पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर 90% की बजाय 45% निकल आए तो ये कौन सी होगी? पॉजिटिव स्टेटमेंट, फॉल्स की। अब देखिए नॉर्मेटिव में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कहां के कंपैरिजन करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे? डाटा ही है नहीं, मतलब इसमें हम किसी तरह की कोई वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम बातें कर रहे हैं कि मेरे को ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे, है ना, कि सभी लोगों को 2-2 हजार रुपया महीने का देना शुरू कर दे तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी दूर हो जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है, क्या पता ऐसा होगा नहीं होगा। These statements, these are the part of normative economics। जैसे आपने इसकी एग्जांपल और बताता हूं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। आपने मनरेगा वर्ड सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरी अपनी सोच है कि भाई जो सरकार ने ये मनरेगा स्कीम चलाई है, ये मनरेगा स्कीम का फायदा ग्राउंड लेवल पे पुअर पीपल्स को नहीं मिलता। ये जो बीच में सरपंच लोग हैं ये सारा पैसा खा जाते हैं। ये मेरी खुद की सोच है, पर्सनल अप्रोच है मेरी। आप कह रहे हो नहीं सर ऐसा कोई होगा, है ना, ठीक है, मेरे को नहीं ऐसा लगता कि सारे का सारा पैसा खाते होंगे, कुछ को तो सर लोगों को जॉब देती होंगे। तीसरा कोई बंदा है वो कह रहा है यस पुअर स्कीम है, बिल्कुल हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा खराब हो रहा है। सभी की अपनी अपनी सोच है। क्या कोई डाटा है? क्या मेरे पास कोई डाटा है कि भाई सरपंच ने कितना पैसा खा लिया? बिल्कुल भी नहीं। दीज आर द पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर ऐसा डाटा होता, अगर इस बात का डाटा हो कि सरपंच ने भाई कितने लोगों को जॉब दिया, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा है, कितना उसने पैसा खाया, तो ये किसका पार्ट बन जाएगा फिर? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि अब डाटा अवेलेबल है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में देखिए, क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी खुद की कोई पर्सनल राय नहीं दे सकते हैं। अब आपने कहा आपने कहा 90% आए हैं, आपकी मार्कशीट 90% बता रही है, मैं क्या अपनी कोई जजमेंट दूंगा? ठीक है भाई, आए हैं तो आए हैं, पढ़े हो आप, मेहनत की है, काहे की वैल्यू जजमेंट, काहे की कोई जजमेंट, मेरी अपनी सोच। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से टोटली हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी जजमेंट दे रहे हैं, अपना बता रहे हैं, मेरे को ऐसे लगता है, मेरे को ऐसे लगता है सरपंच पैसा खा रहा है। आप कह रहे हो मेरे को ऐसे लगता है, ऐसे कैसे सरपंच पैसा खा रहा है ना? वैल्यू जजमेंट हो सकती है। सो ये था हमारा टॉपिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये बेटा हमारा लगभग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अच्छे से फिर से बताता हूं आपको, अच्छे से पहले आप नोट्स को पढ़िए, जो पहले फर्स्ट क्लास लगाई थी लास्ट क्लास में, वो भी आराम से पढ़िए, ध्यान से नोट्स को पढ़िए। फिर आज वाला टॉपिक ध्यान से पहले नोट्स में से ही पढ़िए। ये वीडियो आपको सेंड कर रहा हूं और साथ में इसकी पिक्स भी आपको भेज रहा हूं नोट्स की। अच्छे से पढ़िए, जो भी आपके डाउट्स हैं बिल्कुल भी मत सोचिए, फोन करके पूछिए, मैसेज करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूछिए, आराम से पढ़िए। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा। अगर यही सोचोगे इकोनॉमिक्स टिपिकल है तो सोचने से कोई भी काम नहीं होता, करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इवन के मैं आपको बताना चाहूंगा जरूर, यहाँ पे मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास आप रूटीन में लगाया करो, है ना, इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्लीज जो भी आपके डाउट हो, फिर से कह रहा हूं, आराम से इजी सी पूछिए, शर्माइए मत कि कैसे सर को कब फोन करें, कोई दिक्कत नहीं है, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, अपने डाउट्स लीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।